बखर शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर पर एक विलेज आता है जिसका नाम है कहावड़ कला, जो कि बखर की तहसील दरिया खान में है। कहावड़ कला में एक लड़की रहती थी 22 साल की, जिससे हमारी कहानी शुरू होती है, जिसका नाम था सायरा। सायरा अपने ख़ानदान की बहुत लाड प्यार से पाली हुई बची थी, लेकिन इसे थ्रोट कैंसर था। जवानी में ही इसकी डेथ हो जाती है और इसको दरिया खान के एक मकामी कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। खैर, अब तक तो सब कुछ नॉर्मल था। सायरा की फैमिली इस लॉस से गुजर रही थी। सायरा की डेथ के गालिबन 2 दिन बाद सायरा की बहनें कब्रिस्तान जाती हैं फातिहा पढ़ने के लिए, लेकिन वहां जाते ही सायरा की कब्र पे उनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वो कब्र खुद ही पड़ी होती है और सायरा की बॉडी वहां पे मौजूद ही नहीं होती। सायरा की बहनों की चीखें सुनकर कब्रिस्तान के आसपास के लोग सब आ जाते हैं और उनको तसल्ली देते हैं। फिर ये सारा मामला सायरा के घर तक पहुंचता है और सब इस पर हैरान और परेशान हो जाते हैं। आप इमेजिन करें कि आपका कोई करीबी मर चुका है और कुछ दिन बाद उसकी लाश भी गायब हो जाए। खैर, ये मामला पूरे गांव में फैल गया था और पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई थी। पुलिस आते ही अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। अब यहाँ पर मुलजिम तक कैसे पहुँचती है, इसमें 2 इन्फॉर्मेशन हैं। पहली इन्फॉर्मेशन ये कहती है कि पुलिस को कब्र के साथ साथ जाते हुए कदम के निशान मिले, क्योंकि ये रेतला इलाका है तो वहाँ पे कदम के निशान कुछ देर तक रह जाते हैं। साथ ही कुछ विलेजर्स ने तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि उनको एक घर पर शक है, तो इस तरह से पुलिस उस घर तक पहुँच जाती है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये कहती है कि पुलिस ने खोजी बुलवाए। खोजी वहाँ पे देसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को कहते हैं, जो कि पाँव के निशान से लोगों को पहचान जाते हैं। और उन खोजी ने पुलिस के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट किया और उस घर तक जा पहुँचे जहाँ तक कदम जा रहे थे और लोगों को शक था। अब जब पुलिस उस घर तक पहुंच जाती है तो फ़ौरन उस घर का दरवाज़ा तोड़ती है और अंदर घुस जाती है। अंदर जाते ही क्या देखती है कि आरिफ नामी एक जवान मर्द चरपाई पर लेटा होता है और पुलिस को देखकर ना तो भागने की कोशिश करता है और ना ही कोई हैरान होता है, जैसे उसे ऑलरेडी पता हो कि ऐसा तो कुछ होने वाला है। घर जब तलाशी ली जाती है तो पता लगता है कि एक पतीले में एक पाँव पड़ा हुआ है जो कि पक रहा होता है और साथ में ही सायरा की लाश मिलती है। खैर, पुलिस उसे पकड़ लेती है और अपने साथ तफ्तीश के लिए ले जाती है। तो वो बस यही कहता है कि देखें जी, ऐसे मामलात में तो ऐसा होता रहता है, हमने उसे मारा थोड़ी ना है, वो तो पहले से मरी हुई थी, हम तो बस गरीब लोग हैं और हमें तो गोश्त ऐसे ही नसीब होता है। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती जाती है तो पुलिस को मालूम होता है कि आरिफ वाज 1/2 ऑफ द कल्प्रिट। इसके साथ इसका भाई फरमान भी शामिल होता है, जो कि उस वक्त घर पे मौजूद नहीं होता। फरमान ऐसी फ्रेश डेड बॉडीज़ को तलाश करता था और उसे फिर कब्र से खोद कर निकाल लेके आता था और फिर ये दोनों भाई मिलकर उसे पका कर खा लेते थे। और ये फ्रेश डेड बॉडी का यूज़ इसलिए करते थे क्योंकि ज़्यादा पुरानी डेड बॉडी की हालत खाने के लायक नहीं रहती। तो यार, बात कुछ ऐसे है कि मैं गालिबन उस वक्त स्कूल में था और तब क्लास के पीरियड के बाद ब्रेक हुई। मेरा एक दोस्त भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, वही तुझे पता है कि कहावड़ कला में लोग पकड़े गए हैं जो कि बंदे खाते हैं। मैंने कहा, हैं? क्या कह रहा है यार? मुझे लगा शायद मजाक कर रहा होगा जैसे नॉर्मली दोस्त करते हैं, बट ही वॉज डैम सीरियस। मुझे हैरानी हुई और मेरे बार बार पूछने पर जब उसका जवाब सेम ही रहा तो मुझे लगा शायद कोई ऐसा सीन ज़रूर हुआ है। खैर, डिस्कशंस होना शुरू हो गई इस बात पर और टीचर्स को भी हमने बताया, लेकिन वो ना माने। फिर छुट्टी हो गई और सब अपने अपने घर चले गए। नेक्स्ट डे जब स्कूल आए तो सब अपनी अपनी तरफ से कंफर्म करके आए और हर कोई यही बात कर रहा था कि बखर में तो लोग इंसानों को खाते हैं, अब बच के रहना पड़ेगा। हम बच्चे थे, थोड़ा सा इसका शुगर लगाया, मजाक किया, लेकिन हम पे खौफतारी होने लग गया। लेकिन ये बात बिल्कुल सच थी, कोई कहानी नहीं। ये जी तकरीबन 3-4 जी मैंने फूल उठाए हैं। फूल का क्या मतलब है? बच्चे जी। अच्छा। और ये एक बड़ी कब्र से। तो तुम क्यों खाते हो गोश्त? बस जी, दुनिया को देख देख कर, शरीके को देख देख कर। तो आपके शिरके में भी गोश्त खाते हैं इंसान का? जी। शिरके में और भी कोई गोश्त खाता है? ये वाक़या मेरे होम टाउन घर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पे हुआ। ये वाक़या इतना फैला कि मेरे पूरे होम टाउन में हर जगह यही बात होने लगी कि कैसे आदमखोर यानी कि कैनबल्स जो कि इंसानों का गोश्त खाते हैं वो पकड़े गए हैं। और वो लोग हमारे साथ ही तो रहते थे। क्योंकि हम छोटे थे तो एक हमें खुशी ये थी कि चलो हमारे इलाके का नाम तो मशहूर हो रहा है। लेकिन मशहूर क्या हो रहा था, बल्कि बदनाम हो रहा था। जिनको मालूम नहीं बखर का, तो बखर एक छोटा सा पंजाब का शहर है, थल डेजर्ट, जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या पढ़ा ज़रूर होगा। वो बखर डिस्ट्रिक्ट में आता है और एरिया के लिहाज से ये पाकिस्तान का 2nd या 3rd लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जिसका एरिया लाहौर से भी ज़्यादा है।
खैर मीडिया तक अब ये खबरें पहुंचने लग गई थी तो उन्होंने भी इस वाक़ये को कवरेज देना शुरू कर दिया था। हर बड़े हर छोटे चैनल ने इस पर बात करना शुरू कर दी थी, इस पर प्रॉपर रिपोर्ट्स बनाई जा रही थी क्योंकि ये वाक़या था ही इतना हैरानकुन और पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। मीडिया की बढ़ती हुई कवरेज की वजह से उस वक्त के सीएम यानी कि शहबाज शरीफ की नज़र में ये वाक़या आ गया और उन्होंने उस वक्त के एक्टिव डीएसपी मुल्तान को ये कहा कि फरमान को जल्द से जल्द पकड़ो और इसको अंजाम पे पहुंचाओ। पूरे मुल्तान डिवीज़न के अलावा सरगोदा, लाहौर यानी कि पूरे पंजाब में मैन हंट शुरू हो गई और ऑर्डर ये दिया गया पुलिस को कि मिल जाए तो उसे गिरफ्तार कर लो और अगर भागने की कोशिश करे तो उसे मार दो। और ये थर्ड वन ये जो मेन नाश थी सायरा परवीन की, इसको निकाल के उसके जिस्म को थोड़ा सा ऐसा काट के देगचे में डाल के सालन बनाया है, तो उसको ये खाने के प्रोग्राम में थे कि कम से कम इनके 2-3 माह में गुजर जाते। जैसे जैसे फरमान को तलाश करने के लिए पुलिस आगे बढ़ती रही और तफ्तीश करती रही तो उनको मालूम हुआ कि फरमान स्कूल में इंतहाई काबिल स्टूडेंट था और टॉपर्स में से था, लेकिन अब किसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा स्टूडेंट बाद में इतना खौफनाक और भयानक काम करेगा। फरमान को मालूम तो हो चुका था कि अब वो बच नहीं सकता। हर जगह पुलिस की गाड़ियां उसका पीछा कर रही थी, हर कोई अब उसके करतूत जान चुका था और अब उसकी मदद करने को कोई भी तैयार नहीं था। फरमान को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे छुपने के लिए कोई ना कोई ठिकाना तो ज़रूर चाहिए था। अब तक उसे मालूम हो चुका था कि उसके भाई आरिफ को पुलिस पकड़ चुकी है, इसलिए वो घर ना तो कॉल कर सकता है और ना घर में किसी की मदद ले सकता है। यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ कि फरमान और आरिफ दोनों की शादियाँ हो चुकी थी और दोनों की बीवियाँ उनको छोड़कर जा चुकी थी और इसकी जो रीज़न बताई जाती है वो डोमेस्टिक वायलेंस है। इतने में फरमान परेशानी में अपने ब्रदर इन लॉ को कॉल करता है मदद के लिए, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि उसके ब्रदर इन लॉ के साथ पुलिस ऑलरेडी मौजूद है। उस कॉल पर फरमान छुपने की जगह मांगता है, लेकिन उसका भाई टाल मटोल करके उससे उसकी लोकेशन पूछ लेता है। परेशानी के आलम में फरमान को कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी लोकेशन उसको बता देता है और इस तरह पुलिस को उस लोकेशन का पता चल जाता है। अगले कुछ ही मिनटों में पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है उस लोकेशन पर आके, यानी अब दोनों भाई पुलिस की कस्टडी में आ चुके होते हैं। ये पाकिस्तान या शायद पूरी दुनिया की हिस्ट्री का पहला कैनिबलिस्ट ऐसा वाक़या था। आप सोच रहे होंगे कि दोनों पकड़े तो गए हैं, अब आगे क्या ही होगा, इनको सज़ा हो जाएगी, लेकिन अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट तो बाकी है। यहाँ मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ जो कि इस वाक़ये से रिलेटेड है। 1972 में यूरोगियन एयरफोर्स फ्लाइट 571 जिसमें एक रग्बी टीम, उनके कुछ दोस्त और कुछ फैमिली मेम्बर्स चिली जा रहे थे। वो प्लेन एंडीज के बर्फ़ से ढके हुए ख़तरनाक पहाड़ों में क्रैश कर जाता है। प्लेन टुकड़ों में बिखर जाता है। 45 लोगों में से कई लोग फ़ौरन मर जाते हैं, लेकिन कई बहुत बुरी तरह ज़ख्मी होकर बच जाते हैं। हर तरफ बर्फ़, सन्नाटा और लाशें थी। ना कोई रेस्क्यू का सिग्नल था और ना कोई रेस्क्यू करने वाला था। ना कोई ऐसी पास सिविलाइजेशन थी और टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर जाता था। जिंदा बचने वालों के पास ना तो खाने को कुछ था, ना गर्म पहनने को कपड़े थे और ना ही ऑक्सीजन, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। जब 8-10 दिन गुजर गए और कोई मदद का नामो निशान ना मिला तो उनको समझ आने लगा कि उनको बचाने के लिए अब कोई नहीं आने वाला। रेडियो पर भी वो सुन रहे थे कि सर्च ऑपरेशन हार्श कंडीशंस की वजह से अब बंद होने लगा है। जब भूख हद से बढ़ गई और कई लोग भूख और ठंड से एक एक करके मरने लगे, तब सर्वाइवर्स ने एक ऐसा फैसला किया जो इंसानियत के लिए शायद सबसे ज़्यादा पेनफुल और हॉरिफाइंग था। वो फैसला था अपने मरे हुए दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को खाने का। उन्होंने लाशों को बर्फ़ से निकाला, उनके कपड़े उतारे और उनका जिस्म काट काट कर छोटी छोटी स्ट्रिप्स में तकसीम कर दिया। कई लोगों ने पहली बार जब ये खाना शुरू किया तो उनको उल्टियाँ आने लगी, लेकिन फिर ज़िंदा रहने के लिए उनको खाना ही पड़ा। उनके पास गोश्त पकाने के लिए कोई सामान तो था नहीं, ना ही उसको पकाने के लिए कोई आग थी, इसलिए वो उसको कच्चा ही खा रहे थे। 72 दिन तक उस बर्फ़ में फंसे होने के बाद उनमें से 2 लोगों, नैंदो और रोबर्टो ने हिम्मत दिखाई और 10 दिन बर्फ़ के पहाड़ों में चलने के बाद एक सिविलाइजेशन तक जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने रेस्क्यू टीम को बुलाया और यूं कुछ सर्वाइवर्स की जान बच गई। सोसाइटी ऑफ स्नो नामी 2023 में एक मूवी भी आई है जो कि नेटफ्लिक्स पर इसी वाक़ये पे बेस्ड है। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जब इंसान के जागते हैं तो वो ऐसे कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है, लेकिन ये सर्वाइवल के केस में तो समझ आता है, जैसे कि मैंने ऊपर वाले आपको प्लेन क्रैश के वाक़ये में बताया। लेकिन आरिफ और फरमान के केस में समझ ये बात नहीं आती, क्योंकि इलाके के लोगों के मुताबिक इनकी कुछ ज़मीनें भी हैं जिससे इनका गुजर बसर इंतहाई ठीक ठाक हो जाता है, जो कि इनके वालिद साहब खुद हैंडल करते हैं। ये दोनों भाई खुद तो कोई काम नहीं करते, लेकिन इनके वालिद इनको हिस्सा ज़रूर देते हैं जिससे इनकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी होती है।
फिर इन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया? इनको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि ये इंसान का ही गोश्त खाने लग गए? इनकी हिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि शायद ये किसी अनरिजॉल्व सोसाइटल ट्रॉमा से गुजरे हैं अपने बचपन में, जिसकी वजह से ये डोमेस्टिक वायलेंस भी करते आए हैं, और इस ट्रॉमा का इफेक्ट एक्सट्रीम होने की वजह से ये आदमखोर बन गए। यानी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज इस केस में ज़रूर हैं, और हमारे यहाँ रूरल एरियाज़ में मेंटल हेल्थ ट्रॉमास को तो वैसे भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, इसको कुछ समझा ही नहीं जाता। लेकिन फिर जब इसका एंड रिज़ल्ट एक्सट्रीम होता है, जैसे कि इस केस में हुआ है, तो फिर हम लोगों को एहसास होता है। हम लोगों ने इस केस के बाद कुछ बातें ऐसी भी सुनी हैं कि ह्यूमन मीट इज़ डिलीशियस, दैट्स वाई जिनको इसकी आदत हो जाए तो उनसे रहा नहीं जाता और वो एडिक्टेड हो जाते हैं। यानी जैसे जैसे ये दोनों भाई बड़े होते जाते हैं, दे बिकेम लोनली, और लोनलीनेस की वजह से ये कैनिबलिज्म की तरफ आ जाते हैं, यानी एक ऐसी चीज़ जो कि फॉरबिडन है, और इससे उनका माइंड रिलैक्स होता है क्योंकि वो कुछ फॉरबिडन कर रहे होते हैं। तो ये कब्रिस्तान का रुख करते थे, वहाँ पे इनको जैसे सुकून मिलता था, उस सुकून को इन्होंने मज़ीद लंबा करने के लिए इन्होंने कब्रों से मुर्दे निकालना शुरू किए। तो इन्होंने अपने जो बच्चे थे इनके जो फौत हुए 2, उनकी लाशें निकाल के भी इन्होंने खाई हैं। स्टोरी की तरफ वापस आए तो जिस ट्विस्ट की मैंने आपसे पहले बात की थी वो ये है कि इस तरह के केसेस पहले कभी सामने ही नहीं आए। कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स कैनिबलिस्ट्स हैं, लेकिन वो ट्राइब्स दुनिया के लॉस से बिल्कुल दूर हैं और वहाँ तक जाना सबके लिए बैंड है। लेकिन ओवरऑल दुनिया में ऐसे केसेस के हवाले से कोई लॉ ही मौजूद नहीं है, ना ब्रिटिश में, ना इंडिया में, और ना ही पाकिस्तान में। जब ब्रिटिश में ही नहीं है तो पाकिस्तान में कहाँ से ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान समहाउ फॉलोज ब्रिटिश लॉ। इस वजह से आरिफ और फरमान दोनों को जेल में रखना मुमकिन नहीं हो पा रहा था बगैर किसी लॉ के। लेकिन फिर इन पर कब्रों की बेहुरमती करने के हवाले से 2 साल की इनको सज़ा दी गई, जेल में रखने की कोशिश की गई और फिर इनको छोड़ दिया गया। गालिबन सज़ा 1 साल की थी और 2 लाख रुपए जुर्माना था, लेकिन जुर्माना अदा ना करने की सूरत में इनको 2 साल के लिए जेल में रखा गया। लेकिन इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट तो अभी भी बाकी है। जेल से आरिफ और फरमान की रिहाई के कुछ अर्से बाद 2014 में दरिया खान के पुलिस स्टेशन में कहावड़ कलां गांव के कुछ लोग आते हैं और पुलिस को कंप्लेन करते हैं कि उनके इलाके से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है जो पहले नहीं आती थी, और ये बदबू आरिफ और फरमान के घर के करीब से ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से हमें शक है कि शायद वो लोग दोबारा से मुर्दाखोर बन चुके हैं। पिछली दफ़ा तो ये दोनों भाई इस वजह से पकड़े गए थे क्योंकि फरमान ने कब्र बंद ही नहीं की थी, लेकिन इस बार कोई ऐसा केस रिपोर्ट ही नहीं हुआ था। इस बार फरमान ने अपनी तरफ से तो काम बिल्कुल पक्का ही किया था, लेकिन उस स्मेल ने फिर भी उन पर शक डाल दिया था। उसके कुछ ही वक्त बाद पुलिस फिर से दोबारा फरमान और आरिफ के घर छापा मारती है और जो देखती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन था, शायद पहले से भी ज़्यादा। अंदर उनके घर में देगचे में इंसानी जिस्म का कोरमा बन रहा होता है और 2 साल के बच्चे का सर उसके जिस्म से कटा हुआ मिलता है। और सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि इनके घर में साथ ही इनके एक डिसेबल्ड बहन भी रहती थी, जिसके सामने ये लोग लाशें लेकर आते थे, उसको पकाते थे और फिर उस बहन को भी खिलाते थे। अब ये और ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके थे क्योंकि इन्हें मालूम हो चुका था कि कैनाबिलिज्म के ख़िलाफ़ तो कोई कानून मौजूद ही नहीं है। यहाँ पुलिस इनको एक बार फिर पकड़ कर ले जाती है और अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। फिर इनका केस कोर्ट में हेयरिंग में जाता है और वहाँ से इनके लिए मसला बढ़ जाता है क्योंकि इनकी डिसेबल्ड बहन, वाइफ्स और फादर सब इसके खिलाफ गवाही देने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं और फाइनली इनको सज़ा सुनाई जाती है। यहाँ इनको मेंटली इल करार दे दिया जाता है और 12 साल के लिए इनको सज़ा दी जाती है कि ये जेल में रहेंगे। ये एक अजूबा ही बन गए थे। मुझे याद है अच्छे से कि बखर में जब ये पुलिस की कस्टडी में थे तो लोग दूर दूर से सिर्फ इनको देखने के लिए आते थे कि कैसे दिखते हैं ये, क्या ये इंसान है, कैसे हो सकता है मुमकिन कि कोई इंसान दूसरे इंसानों को खाता हो और वो बिल्कुल नॉर्मल दिखता हो। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कैनाबिलिज्म का ये पहला वाक़या था, लेकिन इससे पहले दुनिया में ऐसे वाक़े ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं। जैसे कि मैं आपको अफ्रीकन ट्राइब्स के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। इसी तरह इंडोनेशिया में भी एक ऐसी ट्राइब थी जो कि कैनाबिलिज्म करती थी, यानी कि इंसान का गोश्त खाती थी। इसी तरह ब्राज़ील में भी एक ऐसी कम्युनिटी सामने आई जो कि ह्यूमन मीट खाती थी और उनका ये मानना था कि ह्यूमन मीट खाने से उनका जो गॉड है वो उनके गुनाहों को प्योरीफाई कर देता है। इसी तरह इंडिया में भी एक शख्स पकड़ा गया था जो कि कैनाबिलिस्ट था और छोटे बच्चों को किडनैप करके उन्हें खाता था। अगर हम आज की बात करें तो ये दोनों भाई इस वक्त अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं और आज़ाद घूम रहे हैं। ये अब अपने इलाके में तो वापस नहीं आ सके, लेकिन सुनने में आया है कि शायद अब ये लाहौर या उसके आसपास के किसी इलाके में रहते हैं जहां इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है।
इनकी सज़ा पूरी होने के बावजूद इनको इलाके के अमन व अमान के लिए 2 महीने के लिए नज़रें बंद रखा जाता है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये सज़ा इनके जुर्म के लिए क्या काफ़ी थी? क्या आरिफ और फरमान मुर्दाखोर भाइयों को खुला छोड़ना ज़रूरी है? क्या अब वो दोबारा कभी भी किसी इंसानी लाश को नहीं खाएंगे? या हुकूमत को इस पर कोई सख्त कानून बनाना चाहिए था? अपनी राय को कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।